हाँ तो प्रिय साथियों, आपका अभिवादन है। आप खुश रहें, आप आबाद रहें। भाषा विज्ञान की प्रश्नमाला पर, नेक्स्ट प्रश्नमाला पर मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इससे पूर्व भी लगभग 3 या 4 प्रश्नमालाएँ हम भाषा विज्ञान की कर चुके हैं। उसके बीच में हमने कई सारी क्लासें डेस्क्रिप्टिव की। अब ये प्रश्नमाला पर आधारित क्लास जिसमें मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। प्रिय साथियों, हाँ सर, पहला प्रश्न है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है। बोली जब बड़ी होती है तो उपभाषा बनती है, और उपभाषा जब बड़ी हो जाती है या अनेक उपभाषाएं जब हो जाती हैं तब वो भाषा बन जाती है। बोली का जब आधार अधिसंख्य हो जाता है तब वो उपभाषा बन जाती है, और उपभाषा या भाषाओं मिलकर के या फिर कोई एक उपभाषा जब बड़ी विस्तार को प्राप्त हो जाती है तब उससे एक भाषा बनती है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। कौन? हिंदी। चाहे राजभाषा फारसी रही हो, चाहे भारत की राजभाषा अंग्रेजी रही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर भावनात्मक पक्ष की है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है। मुझे याद आ रही है मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन का काव्य संग्रह है, जिस पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। हालांकि त्रिलोचन शास्त्री का भी है काव्य संग्रह मिट्टी की बारात। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है, अरबी और फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद या किस भाषा वैज्ञानिक का ये विचार है? किस लैंग्विस्टिक्स का ये विचार है? किस लैंग्विस्टिक्स का ये विचार है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन या फिर I.A. रिचर्ड्स, या डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन या फिर I.A. रिचर्ड्स, या 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भाषाविदों का मत हो सकता है, या फिर प्रसिद्ध लोकोक्ति और मुहावरे पर काम करने वाला, विशेषकर लोकोक्ति पर काम करने वाले W.S. फैलन या W.S. फैलन, या फिर प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन, जिनकी महानतम किताब है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ये बात डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन अपनी महानतम किताब द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहते हैं। राइट नाउ, राइट सर। सही उत्तर है गरियर्सन। देवनागरी में, यद्यपि देवनागरी लिपि में, लिपि बोले तो स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में यद्यपि जेड और एफ यानी जय और फै, इनके नीचे जो आप निशान लगा हुआ देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नुक्ता चिन्ह। और ये नुक्ता चिन्ह उन्हीं वर्णों के नीचे लगता है जिन वर्णों पर बलाघात हो, ज़्यादा ताकत बोलने में लगानी पड़े। जिन वर्णों पर बलाघात होता है उन वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह प्रयोगित होता है, अर्थात इम्प्लीमेंट होता है। अरबी और फारसी के जो अल्फाज हिंदी में काम में लिए जाते हैं, उन अल्फाजों में, उन शब्दों में यदि कहीं बीच में जय या फै आ जाता है तो उनके नीचे ये वाला नुक्ता चिन्ह काम में लिया जाता है। वैसे मैं आपसे खास बात करना चाहूँगा, एक भाषा वैज्ञानिक होने के नाते खास बात करना चाहूँगा कि ये वाला जय और ये वाला फै तो हमारे यहाँ उपलब्ध है पहले से ही देवनागरी में, लेकिन उनके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं था। ठीक है, तो यहाँ जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह है उनकी बात हो रही है।
देवनागरी लिपि में यद्यपि जेड और एफ यानी जय और फै के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह यानी देवनागरी सभी ज्ञात लिपियों में अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का ये वक्तव्य है, किस विद्वान का ये विचार है? प्रिय साथियों, ये विचार है मोनियर विलियम्स का। मोनियर विलियम्स ने भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानने वाले भी मोनियर विलियम्स हैं। अस्तु ये विचार मोनियर विलियम्स का है। जो भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानते हैं, कौन? मोनियर विलियम्स। यह कथन भी न तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का है, ये एक इतिहासकार हैं, न राधेश्याम शास्त्री ने आइजैक पिटमैन का, ये मोनियर विलियम्स का कथन है। वो मोनियर विलियम्स जिन्होंने भज धातु से, भज का शाब्दिक अर्थ होता है की तरफ भागना, अर्थात सुपर नेचुरल पावर की तरफ भागना। भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान मोनियर विलियम्स। भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं मोनियर विलियम्स। इन्हीं मोनियर विलियम्स ने कहा है कि यद्यपि एफ और जय यानी जय और फै के लिए नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण हिंदी में नहीं हैं, फिर भी यह यानी देवनागरी सभी ज्ञात लिपियों में अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का विचार है? मोनियर विलियम्स। इसके बाद हमने आपसे बातचीत की किसके संदर्भ में? मोनियर विलियम्स के बारे में। यहाँ पर मैंने आपसे गुजारिश किया, भज धातु में जय अर्धाक्षर है, भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति मानने वाले मोनियर विलियम्स। इसका अर्थ ये नहीं है कि जय और फै हमारे यहाँ नहीं थे। इसका अर्थ ये है कि जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है वो वाले वर्ण हमारे यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि यहाँ हमारे वर्णों पर उतना बलाघात नहीं होता। वर्णों पर हमारे यहाँ लगभग समान जोर दिया जाता है, लेकिन अरबी और फारसी में जय और फै पर विशेष जोर दिया जाता है। जैसे महफूज तो फै पर ज़्यादा जोर आ रहा है ना। जैसे कि एक क्षत्रिय का वचन है कि अनारकली यहाँ महफूज रहेगी, तो यहाँ फै और जय पर जोर है। जबकि हिंदी ये जो है फारसी का अल्फाज है, हिंदी में भी जय होता है, हिंदी में भी फै होता है, जैसे फल, लेकिन यहाँ फै पर जोर नहीं है। तो ये वाला फै हिंदी का है। जैसे हिंदी में है जगाना, तो यहाँ जय के नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन जो फारसी, अरबी और फारसी के अल्फाज हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनके नीचे नुक्ता चिन्ह आता है। वो भी उस कंडीशन में जब शब्दों के बीच में या कहीं पर एफ या जेड यानी फै या जय हो, उस कंडीशंस की ये बात की जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं है, कई बावड़े लोग ये पढ़ा देते हैं कि हिंदी में फै और जय था ही नहीं। ऐसे ऐसे बावड़े लोग हैं, जबकि जय जन्मजात है हिंदी में या संस्कृत में, तमसो मा ज्योतिर्गम में ज्योति जय है ना। तो ऐसे ऐसे बावड़े लोग हिंदुस्तान में पढ़ा देते हैं, उनका तो खैर क्या किया जा सकता है। घोड़ों को नहीं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, वो भी डाबर का ब्रांडेड। आगे बढ़ता हूँ। हिंदुस्तान की एकता के लिए पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि काशी में निवास करते थे और सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। इतिहास प्रसिद्ध अमीर व्यक्ति अमीचंद की वंश परंपरा में पैदा हुए। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके पिता गिरिधर दास थे। तो उन्होंने, वहाँ की भाषा ब्रज थी, लेकिन वहाँ से 900 किलोमीटर दूर
मेरठ की भाषा खड़ी बोली को उन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला भारतेंदु मंडल में उन्होंने किया। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास भी अच्छे नाटककार थे। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा यानी खड़ी बोली जितना काम देगी, लगभग उससे भी बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। मतलब ये कि हमें वो हिंदी काम में लेनी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाए, न कि पूर्वी नागरी में, न कि नंदी नागरी में, वो वाली नागरी काम में कम देगी। तो हिंदुस्तान की एकता के लिए खड़ी बोली हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, क्योंकि उस समय विचारों का आदान प्रदान किताबों से और पत्र व्यवहार के माध्यम से होता था। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसलिए लिखना कम पड़ता है और आप बोलोगे वही दूसरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस समय लेखन का महत्व था, तो देवनागरी लिपि का ज़्यादा महत्व रेखांकित किया। और ये विचार है आचार्य विनोबा भावे का, ये विचार है आचार्य विनोबा भावे का। ठीक है सर, आगे बढ़ें। यस, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है, ये आप सबको विदित मैंने कई मर्तबा करवाया है। ओके, इनमें से कौन सी भाषा, निम्नांकित में इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। बात को समझिए, गुजराती भी देवनागरी में लिखी जाती है, नंदी नागरी विशेषकर गुजराती भी, कोंकणी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत भी इसी में लिखी जाती है। लेकिन जो बांग्ला है वो पूर्वी नागरी में लिखी जाती है, और यही कारण है कि बंगाली भाषा, बंगाली लिपि जो पूर्वी नागरी में लिखी जाती है कम समझ में आती है। हालांकि बांग्ला का साहित्य समृद्ध रहा है, हिंदी के सामने बांग्ला महीयसी है और हिंदी उसके सामने लघु यश वाली है। जितने भी चटर्जी, बनर्जी और मुखर्जी हुए हैं वो बंगाल की देन हैं। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर और देवदास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भी बंगाल की देन है। बंगाल ही अंग्रेज़ों की राजधानी थी और बंगाल का शहर कोलकाता अंग्रेज़ों की राजधानी बना हुआ था। इसलिए पहली बार 1905 में बंगाल का ही विभाजन अंग्रेज़ों ने किया, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी इतिहास में दर्ज किया गया। तो इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका सही उत्तर है बांग्ला। बाकी कोंकणी भी इसी में आती है, गुजराती भी, संस्कृत भी, असमिया भी इसी में आ जाती है। असमिया को विष्णुप्रिया भी कहते हैं। जो असमिया है, असमिया भाषा का दूसरा नाम विष्णुप्रिया भी है। हालांकि विष्णुप्रिया लक्ष्मी भी है, विष्णुप्रिया तुलसी को भी विष्णुप्रिया कहा गया है, और एकादशी जो होती है ना 11, उसको भी विष्णुप्रिया कहा गया है। और चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम भी विष्णुप्रिया था, जिनको आधार बनाकर मैथिली शरण गुप्त ने विष्णुप्रिया नामक प्रबंध काव्य की रचना की थी। ठीक है सर, आगे बढ़ो। यस, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? पहली बात तो मैं आपसे करना चाहूँगा कि नेपाली को भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सर अंग्रेजी चल क्यों रही है? यही तो खास बात है। भारत में जिनको मान्यता है वो चीज़ें कम चलती हैं, जिनको मान्यता नहीं है वो ज़्यादा चलती है। जो हिंदी के गैर विद्वान हैं, जो हिंदी के विद्वान ही नहीं हैं, जो झोला छाप हैं, वो हिंदी में ज़्यादा चल जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
संवैधानिक मान्यता है किसको? नेपाली को। लेकिन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। अंग्रेजी को एक असिस्टेंट भाषा कहा गया है, सहायक भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। 1965 में इसे हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन साउथ इंडियंस लोगों के विरोध और ब्यूरोक्रेट्स के कारण इसे नहीं हटाया गया। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। चित्रलिपि तो ब्राह्मी लिपि के बाद की लिपि है, उसकी नेपाली की लिपि देवनागरी है। गुरुमुखी ये पंजाबी की लिपि है। आपको नेपाली समझ में आ जाएगी, लेकिन लिखी हुई पंजाबी कम समझ में आएगी, क्योंकि जबकि पंजाब भारत में है, पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी है। और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति जो है वो पैशाची अपभ्रंश से हुई। पंजाबी की उत्पत्ति अपभ्रंश के कौन से रूप से हुई? तब इसका उत्तर होगा पैशाची अपभ्रंश। आपको याद हो जाएगा पै पंजाबी और पै पैशाची। पंजाबी का दूसरा नाम लहंदा है। कुछ लोग लहंदा को लिपि कह देते हैं, ये उनका पागलपन होता है, ठीक है ना। इसलिए नेपाली भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी ही है। ओके ओके सर। एक भाषा के अंतर्गत, एक भाषा के इंटरनली इंक्लूडेशंस, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं, जैसे मान लो राजस्थान की एक भाषा है, लेकिन उन्हीं शब्दों को दूसरे तरीके से उनका क्रियात्मक रूप बोला जाता है, कई जगह उनका संज्ञात्मक रूप बोला जाता है। तो एक भाषा, जैसे आपने सुना 12 बरस पर बाणी बदले पानी बदले, वो वाली बात है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यह कथन किस भाषा वैज्ञानिक का है? तो भाषा विज्ञान की बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का भी भाषा विज्ञान है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भी भाषा वैज्ञानिक हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी भाषा विज्ञान पर काम किया है। एंड सुनीत कुमार चटर्जी ने भी भाषा विज्ञान पर काम किया है। यहाँ पर सही उत्तर है भोलानाथ तिवारी, क्योंकि बोली से मिलकर एक अनेक बोलियों से मिलकर के एक उपभाषा बनती है और अनेक उपभाषाओं से मिलकर एक भाषा बनती है। मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए भारत हिंदी प्रदेशों में 17 बोलियां हैं। हिंदी प्रदेशों में कितनी बोलियां हैं? 17। इन 17 बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। 5 उपभाषाएं बन गई। किसी के हिस्से में 3 आ गई, किसी के में 2, किसी के में 5 उपभाषाएं। और इन 5 उपभाषाओं से मिलकर एक हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। एक हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो जब किसी विभाषा में या उपभाषा में या विभाषा में उनके बोलने का रूप अलग अलग हो जाता है तो उसे बोलियां कहते हैं। अनेक बोलियों से मिलकर कुछ उपभाषाएं बनती हैं और कुछ उपभाषाओं से मिलकर के एक भाषा बनती है। वो भारत की बात मैं कर रहा हूँ। एक भाषा बनती है, सही उत्तर तो ये है। पर हम चूँकि हिंदी पर बातचीत कर रहे हैं इसलिए साथ में किसको ले लेते हैं? हिंदी को ले लेते हैं। ठीक है, अब पीछे चलें। एक भाषा के अंतर्गत कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं जिन्हें बोली कहते हैं। बोली का बड़ा जो रूप है उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं और विभाषा का जो बड़ा रूप है उसे भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये बात हमने कर ली जी सर। राहुल सांकरतैन ने घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा तक, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंडों में और ल्हासा की और मेरी लद्दाख यात्रा,
जिनके चरण हमेशा गतिशील रहे, जिनकी दो प्रमुख रचनाएं मेरे असहयोग के साथी और दूसरा संस्मरण है मैं जिनका कृतज्ञ हूँ। और यात्रा का नाम लेते आपको राहुल सांकृत्यायन की याद आएगी। आजीवन इनके चरण ताउमर गतिशील रहे और इनकी प्रसिद्ध रचना घुमक्कड़ शास्त्र, जो कि वास्तव में जा कर के लिखते थे, उसी पॉइंट पर जा कर के उसकी नज़ाकत देखते थे। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया। मेरी श्रीलंका यात्रा, श्रीलंका भी ये चले गए थे और वहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाकर अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रखा, जिन्होंने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया। इन्हीं राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को, कौन सी बोली को? खड़ी बोली को क्या कह कर के पुकारा है? इसे कोरवी कह कर के पुकारा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यानी मेरठ के आसपास की भाषा, मेरठ के आसपास की भाषा को कोरवी के नाम से जाना जाता है। और प्रख्यात घुमक्कड़ शास्त्री राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी कहकर कुरुक्षेत्र की भाषा कह कर के पुकारा है। ठीक है सर। पूर्वी हिंदी का विकास, कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, 5 उपभाषाएं हैं। उनमें पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? 4 ऑप्शन हैं, मैं इनके आगे और पूरा कर देता हूँ। मागधी अपभ्रंश से हुआ या फिर खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश इज द पार्ट ऑफ शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे नेपाली की उत्पत्ति हुई, या फिर शौरसेनी अपभ्रंश से अथवा अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, जिनमें नंबर 1 पर है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती हैं। मागधी अपभ्रंश से तो बिहारी हिंदी का उदय हुआ, मागधी अपभ्रंश से तो बिहारी हिंदी का उदय हुआ, और शौरसेनी अपभ्रंश से तो पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ, और पश्चिमी हिंदी की ही बोली है खड़ी बोली। तो प्रिय साथियों, पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 3। नंबर 1 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो है अवध प्रदेश की भाषा है, पर्याप्त साहित्य है अवधी में। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश का इलाका भी छत्तीसगढ़ी में शामिल हो जाता है। मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ी की ही देन है। बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में भी 3 ही बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है सर। अवधी भाषा का, जैसे ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है, ठीक उसी प्रकार अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मेरठ में तो खड़ी बोली बोली जाती है, आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा में भी ब्रज है, आगरा भी ब्रजभाषी है, मेरठ में खड़ी बोली है जिसे आज हम हिंदी कहते हैं। बच गया कौन? अयोध्या। अवधी अवध प्रदेश की भाषा, जिसका
अगर बड़े इलाके की बात करें तो फैजाबाद, बड़े इलाके की बात करें तो फैजाबाद भी आप इसको कह सकते हैं। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या अवध अर्थात फैजाबाद। ठीक है सर। विभाषा से, विभाषा का क्षेत्र, यहाँ तक रुकिए, विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। किससे अधिक विस्तृत होता है ये आपको बताना है। और थोड़ी देर पहले मैंने ड्राफ्ट बना के बताया था, बोली से विभाषा और विभाषा से बड़ी होते ही वो भाषा बन जाती है। तो विभाषा का क्षेत्र किससे अधिक विस्तृत होता है? तो लिपि का तो यहाँ भाषा में कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों तो पर्याय हैं, यानी पर्यायवाची हैं, अर्थात सिनोनिम या सिनोनिज्म हैं। तो ये तो दोनों एक ही हो गई, विभाषा या उपभाषा। कुछ लोग उपभाषा कर देते हैं कि ये विभाषा है और ये उपभाषा, ऐसा नहीं है, यही तो गलती होती है। विभाषा का क्षेत्र किससे अधिक विस्तृत होता है? बोली से। और विभाषा से बड़ी फिर होते ही क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ये दोनों पर्यायवाची हैं, उपभाषा कह दो या विभाषा, ये दोनों पर्यायवाची। ठीक है। बोली से बड़ी विभाषा और विभाषा से बड़ी फिर बनती है कौन? भाषा। ठीक है सर। देवनागरी लिपि की विशेषता है, 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है कोई एक आपको पर्टिकुलर छांटनी है कि देवनागरी लिपि की प्रॉपर विशेषता कौन सी है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णों में संयुक्तीकरण, सभी वर्णों में संयुक्तीकरण नहीं होता, 2-3 वर्णों में संयुक्तीकरण होता है 44 में, इसलिए ये विशेषता भी नहीं है। दुरूप वर्ण नहीं, सुरूप वर्ण है, अच्छे वर्ण हैं, अच्छे वर्ण हिंदी में, खराब वर्ण नहीं है। खराब तो आपको मैं बताऊंगा अंग्रेजी में कैसे हैं खराब। उसमें आप सी को कभी कभी तो सी पढ़ते हैं, कभी से पढ़ते हैं, कभी सी को आप कै पढ़ते हैं कट, आप बोलते हैं ना कट, CUT कट। कभी आप किचन में टी साइलेंट रख देते हैं। देखो यहाँ भी ये कै है और ये भी कै है। अब किटी, इसको मेरे जैसा व्यक्ति तो किटीचन पढ़े, अब टी साइलेंट रहता है। जब साइलेंट ही रहता है तो उसे लिखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हिंदी तो स्वरूप वर्ण ही है, समरूप वर्ण भी नहीं है। अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, अलग अलग 44 लिपि चिन्ह हैं हिंदी में, जो कि सुडौल हैं और सुंदर हैं। इसलिए 3 तो विशेषता है ही नहीं। सर्वाधिक वैज्ञानिक जो लिपि है वो हिंदी की है, अकॉर्डिंग टू बायोसाइंस। ये बात मैं नहीं कर रहा, दुनिया के 3 प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हुए, फेर्नर, ग्रासमान और ग्रीम। दुनिया के 3 भाषा वैज्ञानिक हैं, जिनमें एक भी यहाँ पर भारतीय नहीं है, तीनों विदेशी हैं। ग्रीम, ग्रासमान और फेर्नर दुनिया के 3 टॉपेस्ट भाषा वैज्ञानिक हैं, ग्रीम, ग्रासमान और फेर्नर। इन तीनों ने घोषणा की है कि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि अगर कोई संसार में है तो केवल और केवल देवनागरी है, जो कि हिंदी की लिपि है। और खास बात, अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं। जिस डॉक्टर के पास, जिस देश के पास ज़्यादा मशीनें होंगी वो उतना ज़्यादा वैज्ञानिक होगा। हिंदी के पास 44, अगर उनका आधा किया जाए तो 22 और हो जाते हैं। सर आधा कैसे? आप कै को आधा लिख सकते हैं? जी सर, आधी ज़रूरत है तो आधा लिखिए, लेकिन आपको अंग्रेजी में तो पूरा के ही लिखना पड़ेगा, जबकि ज़रूरत हो आधे कै की। तो अवैज्ञानिक भाषा है अंग्रेजी पूरी तरह से। ये 3 भाषा वैज्ञानिक जो कि अंग्रेजी के ही हैं, इनका पूरा नाम है याकोब, ग्रीम, ग्रासमान और फेर्नर। ग्रीम फ्रॉम फ्रांस, ग्रासमान फ्रॉम इटली एंड फेर्नर फ्रॉम इंग्लैंड। इन्होंने घोषणा की है कि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है तो हिंदी है।
जितना बोला जाता है उतना अंकित होता है, और जितना अंकित होता है उतना ध्वनित भी होता है। सर अंकित होता है उतना तो सब में ध्वनित होता है, कहाँ ध्वनित हो रहा है? ये अंकित है, टी अंकित है, लेकिन इसे ध्वनित नहीं किया जा रहा, बोला नहीं जा रहा। हिंदी में ऐसा नहीं होता, जितनी चीज बाहर निकलती है हिंदी में उतना ही लिखा जाता है। अगर आपने बोला क तो आधा क लिखा जाएगा, आपने बोला फै तो आधा फै, आप पूरा बोलोगे तो पूरा, अंग्रेजी में बोलो एफ पूरा ही लिखा जाएगा। इसलिए दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा है, जिसे मैं पढ़ा रहा हूं। वर्णमाला व ध्वनि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, और यही इसकी विशेषता है। अकॉर्डिंग बायोसाइंस काम करती है, अकॉर्डिंग बायोसाइंस काम करती है कौन? हिंदी। सर समझे नहीं? प्रिय साथियों, अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक आप एक लाइन में लिख दो, 4 लाइनों में लिख दो, 26 को अलग अलग लाइनों में लिख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि वो अवैज्ञानिक है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क परिवार वाली लाइन में च परिवार नहीं मिला सकते, वो अलग अलग परिवार हैं। मैं समझा दूंगा आपको कि क परिवार केवल कंठ से बोला जाता है। आप लुक हेयर, मेरी तरफ देखना, जो वर्णों की डिलीवरी है वो कंठ से होगी और ओपन माउथ रहेगा, मुख विवर खुला रहेगा। क, ख, ग, घ, अंग देख लो, ठीक है, इसलिए क परिवार है। अब आ जाओ आप प परिवार में, केवल होठ ही काम करेंगे, लिप्स, होठ ही काम करेंगे। देखना प, फ, ब, भ, म, इसलिए अलग परिवार है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता है। दूसरी बात, जिस देश के पास ज़्यादा विमान होंगे वो उतना वैज्ञानिक होगा। अंग्रेजी के पास 5 ही ओवेल हैं, ए ई आई ओ यू, जबकि हिंदी के पास 11 स्वर हैं, डबल से भी ज़्यादा हैं। तो दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। तो सर फिर अंग्रेजी क्यों चलती है? क्योंकि ये सामान्य भाषा है। आलू की सब्जी हमेशा बिकती है, जो कि किसी काम का नहीं होता, लेकिन करेला है, ककेड़ा है, कैर है, ये अच्छी होती हैं, इसीलिए बहुतायत से नहीं पाई जाती हैं। अच्छे लोग इतनी आसानी से आपको नहीं मिलते। ये तो भला हो इंटरनेट की दुनिया का, जिससे आप अच्छे लोगों से मुलाकात कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है ए। भारत की ज्यादातर लिपियां, चाहे वो पहली ब्राह्मी है, ब्राह्मी से फिर सिद्ध लिपि, सिद्ध लिपि से फिर कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के 2 हुई, नागरी और शारदा, फिर नागरी से 4 लिपियां विकसित हुई। तो पहले नंबर पर ब्राह्मी आ गई। भारत की ज़्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं या पैदा हुई हैं? तो इसका सही उत्तर है, ये बाकी तो बोलियां हैं, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, तो बोलियां बिहारी हिंदी की। सही उत्तर है ब्राह्मी। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है? ओके सर, है आधा और मैं पूरा, क्या बन गया? ब्राह्मी। ब्राह्मी और खरोष्ठी प्राचीन भारत की 2 ही लिपियाँ थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ठीक है सर, ये आपका 12वां प्रश्न आपसे बातचीत कर रहा था। जी सर, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित है? अलग अलग किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित है? तो इसका उत्तर होगा देवनागरी होगा। हर चिन्ह अलग है। जैसे अंग्रेजी में आप इसको सी भी बोलोगे, आप इसको कै भी बोलोगे, तो अलग चिन्ह निर्धारित नहीं हुआ। आप अंग्रेजी में इसको भी जय समझते हो और जेड को भी आप जय समझते हो, ठीक है? तो अंग्रेजी में तो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक भाषा है। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित है? एक अलग क्या है? चिन्ह है आधा और न पूरा आता है इसमें। इसको ऑपरेशन करके लिखूं तो है आधा और न, ये सही है, ठीक है? किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि में।
रोमन तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। अंग्रेजी की लिपि अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है और फारसी अरबी में लिखी जाती। भारत में उर्दू का विकास हो गया। हिंदी और फारसी के मेल से भारत में उर्दू का जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत है। प्रिय साथियों, उर्दू का जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत है। ये मिक्स पैदा हुई है। वर्ण संकेतों की सहायता से, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, इसका अर्थ समझें। भाव या विचार को हम सीधा न कहकर, प्रत्यक्ष न कहकर, लिख कर कहें, लिपि संकेतों के माध्यम से कहें, वर्ण संकेतों के माध्यम से कहें। वर्ण संकेतों की सहायता से जब हम अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण संकेत मिलकर के क्या बनती है? लिपि बन जाती है। लिखने का मतलब ही लिपि है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारतीय संविधान लिखा गया। जमीन किस किस की है ये भी लिखा जाता है, प्लॉट किसका है ये भी लिखा जाता है, अपराधी कौन है उसके बारे में भी लिखा जाएगा 25 जगह, तब उसको दंड दिया जाता है। जन्मेजय जो कि राजा परीक्षित के पुत्र हैं, राजा परीक्षित को शाप मिला था कि 7 दिन बाद आपको डस जाएगा तक्षक नाग। तो राजा परीक्षित जो है अभिमन्यु के पुत्र थे, और अभिमन्यु आपको बता दो सुभद्रा गोजरी के पुत्र हैं। कौन? अभिमन्यु पांचाली पुत्र नहीं है, सुभद्रा के पुत्र हैं। और सुभद्रा जो है वो कृष्ण और बलराम की बहन थी, यानी नंद की पुत्री हैं। कौन? सुभद्रा। उनका पुत्र है कौन? अभिमन्यु। सुभद्रा ने और भगवान कृष्ण ने एक साथ स्तनपान किया है, क्योंकि सुभद्रा पैदा हुई तभी तो मात यशोदा के दूध उतरेगा, और उधर से वसुदेव किसको छोड़ गए? कृष्ण को। तो दोनों ने साथ स्तनपान किया, सुभद्रा ने और भगवान कृष्ण ने मात यशोदा के। और बड़ा बेटा बलराम था। सुभद्रा अचानक हुई। सर अचानक कैसे? भगवान की लीला अचानक मैं समझाता हूं। 18 साल का हो चुका था तब बलराम, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि संतान हो 18 साल बाद, लेकिन फिर से मात यशोदा के एक पुत्री पैदा हुई सुभद्रा, और 3-4 दिन बाद भगवान कृष्ण को भी वसुदेव वहीं छोड़ गए। तो सुभद्रा गोजरी ने भगवान कृष्ण ने एक साथ मात यशोदा का स्तनपान किया। बड़ा भाई बलराम था जिसने कंस को कई बार पराजित किया, इसीलिए तो भगवान कृष्ण को वहां छोड़ के गए, क्योंकि कंस सारी दुनिया को जीत सकता है लेकिन गोजरों को नहीं जीत सकता, इसीलिए वहां छोड़ के गए। किसको? कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव को चेतना दी कि मेरे को वहां छोड़ आओ। और जो देवकी माता के लड़की वहां पैदा हुई, जब उसको कंस मार रहा था तो उस लड़की ने एड्रेस दिया कि मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला पड़ोस के गोकुल गांव में गया। तब कंस के पसीने आ गए। बताओ कंस के पसीने क्यों आए? कि मैं सारी दुनिया को जीत सकता हूं लेकिन गोकुल गांव को नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने छल कपट करके छठी वाले दिन पूतना राक्षसी को भेजा था, और पूतना राक्षसी को भगवान कृष्ण ने दूध पी के ही मार दिया उसको। इसलिए छठी का दूध याद दिलाया जाता है। यही लोकोक्ति इसीलिए प्रचलन में है कि तने छठी को दूध के कर दूंगा, याद दिला दूंगा। यही कारण है कि छठी की रात को जागरण किया जाता है, क्योंकि जो बुरी शक्तियां हैं वो छठी की रात को ही आती हैं जब बच्चा पैदा होता है। राइट। फिर कंस ने बहुत सारे छल कपट किए। छल कपट व्यक्ति तब करता है जब सीधा सामना नहीं कर सकता। सीधा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बलराम ने कई बार उसे पराजित किया है। किसको? कंस को। बाद में बलराम भीम और दुर्योधन का गुरु बनता है। राइट। और इसी बलराम गुर्जर को लेकर के विद्यापति ने भू परिक्रमा नाम की बेहतरीन रचना लिखी है। भीम और दुर्योधन
दोनों ही किसके शिष्य थे? बलराम के। प्रिय साथियों, बड़े भाई की चलती है, ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ होता है। चाहे बड़ा भाई नौकरी में नहीं हो, बड़े की चलती है, ज्येष्ठ ही क्या होता है? श्रेष्ठ। इसलिए दुर्योधन अपनी बहन की शादी, इसलिए बलराम अपनी बहन की शादी दुर्योधन से करना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन राजा था और कौन राजा नहीं था? अर्जुन राजा नहीं था। इसीलिए भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अर्जुन, तुम मेरी बहन सुभद्रा से प्यार करते हो? बोले नहीं केशव, नहीं केशव। डर गया कौन? अर्जुन। डरना स्वाभाविक है, मुझसे भी कोई पूछे कि मेरी बहन से प्यार करते हो तो मैं मना ही करूंगा ना एक बार। तो डर गया कौन? अर्जुन। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे पता है तुम सुभद्रा को चाहते हो, और सुभद्रा इस समय गिर पर्वत पर गई हुई है घूमने के लिए सहेलियों के साथ, तुम उसे भगा ले जाओ। इस धृष्टता का मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, इस धृष्टता का मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि सुभद्रा की शादी अगर दुर्योधन से हो गई तो दुर्योधन को मारूंगा कैसे, क्योंकि वो मेरा उनका जीजा लगेगा, फिर किसका? भगवान कृष्ण का। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से, और अर्जुन और सुभद्रा के पैदा हुआ वीर अभिमन्यु, और वीर अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित को शाप मिल गया श्रृंगी ऋषि का कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और तक्षक तुम्हें डस जाएगा। दुनिया भर के वहां पर मंत्रवेता आ गए, लेकिन तक्षक फिर भी डस गया। किसको डस गया? 7वें दिन किसको? राजा परीक्षित को। वहीं से कलयुग की शुरुआत होती है। वो राजा परीक्षित स्वयं कहते हैं कि हे तक्षक, आओ मुझे डसो, जिससे राजा श्रृंगी का शाप पूरा हो। मैं ये नहीं चाहता कि किसी महर्षि का शाप पूरा नहीं हो, मैं ये नहीं चाहता किसी महर्षि का शाप अभिशाप परिलक्षित नहीं हो। हे आओ तक्षक, मुझे डसो। और उस 7 दिन में उन्होंने भगवान का भजन सुना, उसको आज श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानते हैं, जिसे भागवत सप्ताह कहते हैं। राजा परीक्षित के एक बेटा था जन्मेजय। जब वो बड़ा हुआ और राजगद्दी पर बैठा और उसे पता चला कि तेरे पिता को तक्षक नाग ऐसे डस गया था, तब उसने नाग यज्ञ किया और सारे सर्पों को अग्नि में डाल दिया था। किसने? जन्मेजय ने, जो किसका पुत्र है? अभिमन्यु का पुत्र है। और बात फिर आगे कहेंगे, जब मैं आश्रम में रहूंगा तब आश्रम में मेरी बात सुनने आना आप। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? लिख करके कहना, यानी लिपि। दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। राइट नाउ, राइट सर। आगे बढ़ो। यस सर। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? बात पर गौर करेंगे। शब्द पर बातचीत की जा रही है कि ये कौन सी लिपि से पैदा हुआ। भोजपुरी तो एक बोली है, मगी एक बोली है, बुंदेली भी एक बोली है। मैं आपसे इस पर काफी बात करना चाहूंगा। ये ईरानी और फारसी का है। हिंदी शब्द है वो ईरानी और फारसी का है। तो यहां पर मैंने यहां टिक किया है, लेकिन पूरी तरह से भी ईरानी और फारसी का नहीं है। ये हाइब्रिड वर्ड है, ये हाइब्रिड वर्ड है। हाइब्रिड, जैसे शंकर बाजरा होता है ना, वैसे ये हाइब्रिड वर्ड है, यानी संकर शब्द है। मैं इस पर पूरी बातचीत कर लेता हूं। ये एक हाइब्रिड वर्ड है। ये पूरी तरह से ईरानी और फारसी का भी नहीं है। ये आधा तो ईरानी और फारसी का है और आधा देवनागरी का है। आधा किसका है? देवनागरी लिपि का है और आधा ईरानी और फारसी का। इसीलिए तो मैंने इसे हाइब्रिड वर्ड कहा है। मैं समझा दूंगा, यहां पर आपको इसका सही उत्तर ईरानी और फारसी देना होगा। ओके, तो ये शब्द हिंदी का, इसमें मैं बातचीत अभी आपसे कर लेता हूं। प्रिय साथियों, हाँ सर, अगर आप भारत के निवासी हैं और अपने यहां पर मटका है, घड़ा मटका, अगर आप दूसरे देश में चले गए, उत्तरी अंटार्कटिका में चले गए और वहां भी आपको मटका दिखेगा उसी तरह का, कोई आपको बर्तन उसी तरह का दिखेगा, तो आप क्या कहकर संबोधित करेंगे? मटका। सर समझ गए। ठीक उसी प्रकार जब ईरानी और फारसी भारत आए, मुगल भारत आए, तो वहां की जो लिपि है फारसी, वहां की जो लिपि कौन सी है? फारसी। फारसी लिपि में भी
एक लिपि चिन्ह ऐसा होता है। फारसी लिपि में भी एक स नाम का लिपि चिन्ह होता है, और हमारे तो है ही है कौन, स। अपन इस लिपि चिन्ह को क्या कहकर संबोधित करते हैं, स। लेकिन फारसी में जो ऐसा लिपि चिन्ह है जो स से मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, स से, उसका उच्चारण ईरानी और फारसी में है होता है। उच्चारण क्या होता है। जब उन्होंने भारत में अपना लिपि चिन्ह देखा, कौन सा, स, तो जैसे अपन मटका बोलेंगे उसी प्रकार इन्होंने स को क्या बोला, है। स को क्या बोला, है बोला। आज भी ये स को है बोलते हैं। सर जैसे भारत, पश्चिमी भारत में पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, तो वो सड़क नहीं बोलेंगे, हड़क बोलेंगे। सड़क नहीं बोलेंगे, भारतवासी भी क्या बोलेंगे, उसको हड़क बोलेंगे। और सास को बोलेंगे हास, सासू जी को क्या बोलेंगे, हास। अगर उनको बोलो कि स्नान कर रहे हो क्या, तो बोली हिनान कर रही हूं। क्या कर रही हूं, हिनान करूं, राइट। सप्ताह को वो क्या बोलेंगे, हफ्ता, क्योंकि स का है हो जाता है ईरानी और फारसी में, राइट। और हर स को वो क्या बोलते हैं, है बोले। आसीन हासू, हासू, राइट। तो स को आज भी भारत के पश्चिमी इलाकों में है बोला जाता है। अब आपको मैं समझा देता हूं। जब ईरानी और फारसी भारत आए, तब हम सिंध नदी के किनारे रहते थे। कौन सी नदी, हमारी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी। तो सिंध को उन्होंने हिंद कह दिया, तो आधा शब्द तो उनका हो गया और आधा हमारा बच गया। क्या बन गया, हिंद। और जो जाति रहती सिंधु में, वो उस जाति को सिंधी, और इस सिंधी भाषा को उन्होंने क्या कह दिया, हिंदी कह दिया, राइट। तो हम ज्योग्राफिकल तौर पर क्या कहलाए, हिंद। हम भाषिक तौर पर क्या कहलाए, हिंदी। और उस संपूर्ण जाति को सिंधु कहा जाता था, इसलिए सिंधु को उन्होंने कह दिया हिंदू। अस्तु हिंदू इज नॉट रिलीजन, हिंदू इज फिलॉसफी। हमारा धर्म वैदिक धर्म था। ये तो पागलपन है कि लोग अपने आप को आज क्या कहते हैं, हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं है। 18 पुराणों में, 4 वेदों में हिंदू शब्द ही नहीं है। अगर ये हमारा धर्म होता तो हर पन्ने में बार बार ये आता। इसलिए प्रिय साथियों, हम हिंदू नहीं हैं, अपन वैदिक धर्मावलंबी हैं। और मुझसे पढ़ने वाले मुस्लिम भाई भी होंगे, पर मैं हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि भारत का जो धर्म है वो वैदिक है, न कि हिंदू। ये तो ईरानी और फारसियों का दिया हुआ नाम है। हम ज्योग्राफिकल तौर पर हिंद कहलाए, लैंग्वेज के तौर पर हम हिंदी कहलाए, और जातीय तौर पर हम हिंदी के लोग कहलाए, यानी हिंद। ज्योग्राफिकल तौर पर हम हिंद, लैंग्वेज के तौर पर हम हिंदी, और धर्म के तौर पर हमें हिंदू कहा जाने लगा। तो ये हाइब्रिड वर्ड है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल, मैं भारत का प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर साहिल गुर्जर जो बात कह रहा हूँ, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बात है, ठीक है। ये बात मैं इस पर कर रहा था कि हिंदी शब्द मूलतः एक हाइब्रिड वर्ड है, लेकिन पहला जो है स का है बन गया, और ये है बना फारसी और ईरानी में, इसलिए इसको अमूमन लोग क्या पढ़ाते हैं, फारसी। वैसे ये हाइब्रिड वर्ड है। ओके सर, ओके। ये बात मैंने आपसे यहाँ पर कर ली। जी सर, आगे बढ़ता हूँ। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ब्लाइंड स्पॉट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स की आपको पूर्ति करनी है, अंध स्थलों की आपको पूर्ति करनी है। की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा। आप अगर वर्बली कुछ भी बोलते हैं तो मौखिक भाषा है जो सुनते ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगले के मन में तो चली जाएगी। मौखिक भाषा की आत्मा, क्योंकि मौखिक भाषा में एक अर्थ होता है, उस आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। आप जो बोलते हैं, आपका बोला हुआ अगर लिख दिया जाए तो कितना श्रेष्ठ बन जाता है। तो लिपि, यहां उत्तर होगा स्क्रिप्ट। लिपि की भूमिका सर्वश्रेष्ठ होती है। महाभारत भी आप लिखा हुआ ही पढ़ते हैं, रामायण भी लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है, क्योंकि लिपि किसी भी भाषा का शरीर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिपि जो है वो किसी भी भाषा का क्या होता है, शरीर होता है। कौन, लिपि किसी भी भाषा का क्या होता है, शरीर।
लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। सही उत्तर यहाँ ऑप्शन में भरा जाएगा लिपि यानी स्क्रिप्ट। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। उपभाषाएं, जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं वर्तमान में? ये बात मैं कई बार कर चुका हूं, 17 बोलियां। हिंदी में टोटल हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 17, जिनसे कितनी उपभाषाएं बन गई? 5। 5 उपभाषाओं से एक भाषा बन गई, दैट इज कॉल्ड हिंदी। ओके। देवनागरी लिपि की विशेषता बतानी है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, या नीचे से ऊपर की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर, या बाईं से दाईं ओर? बाईं से दाईं ओर। इधर से लिखना शुरू करते हैं, ये बायां हिस्सा है, ये दायां। तो हिंदी जो है बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। और मैं तो खुद ही बाएं से दायां लिखता हूँ, मैं तो खुद स्वयं सव्यसाची हूँ। जो व्यक्ति बाएं हाथ से अपने कार्य संपादित करता है कहलाता है सव्यसाची। मैं तो स्वयं सव्यसाची हूँ। जबकि खरोष्ठी जो थी, प्रिय साथियों, कौन सी जो थी? खरोष्ठी जो थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ पर देवनागरी की बात हो रही है। देवनागरी की उत्पत्ति चूंकि ब्राह्मी से होती है, ब्राह्मी के बहुत सारे स्टेप हैं, उसके बाद पैदा होती है सिद्ध लिपि से। तो देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी भी यानी रोमन भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू है, खरोष्ठी है, वो दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती हैं। ओके दोस्तों, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। कार्यालयी हिंदी एक होती है साहित्यिक हिंदी। तो हम एसपी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, या किसी भी ऑफिस में हम कविता में बात नहीं कर सकते। वहाँ आपको सीधी शब्द शक्ति में बात करनी पड़ेगी, यानी कार्यालयी हिंदी, जिसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। कार्यालयी हिंदी जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी, ऑफिशियल हिंदी। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? यानी लक्षणा शब्द शक्ति वाली होनी चाहिए, या व्यंजना शब्द शक्ति वाली होनी चाहिए, या अभिधा वाली होनी चाहिए? तो सीधी होनी चाहिए, अभिधात्मक। यहाँ पर सही उत्तर है अभिधात्मक। और अभिधा शब्द शक्ति के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो कुमारिल भट्ट हैं। अभिधा शब्द शक्ति के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं प्रिय साथियों, वो कुमारिल भट्ट। ठीक है। व्यंजना के आचार्य आनंदवर्धन हैं, लक्षणा के आचार्य मम्मट हैं। प्रतिष्ठापक आचार्यों की बात कर रहा हूँ। वैसे शब्द शक्ति के जो जनक हैं वो विश्वनाथ हैं, लेकिन यहाँ पर अभिधात्मक स्वरूप की बात हो रही है। अस्तु प्रिय साथियों, कार्यालय हिंदी की भाषा शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए? भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। ठीक है सर। 20वां प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सही कालक्रम क्या है? मध्यकाल में मैं आपको ये बता दूं, पहले तो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पाली मध्यकाल की भाषा है, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। ये 3 मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। अब ये पाली कहाँ से शुरू होती है? सर 500 ईस्वी पूर्व है। तो आप देखो ऑप्शन में 500 ईस्वी पूर्व कहाँ? ये रहा। और अपभ्रंश का लास्ट टाइमिंग क्या है? 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का लास्ट टाइमिंग क्या है? 1000 ईस्वी। तो प्रिय साथियों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी आती हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और इसका सही कालक्रम क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, अर्थात 1000 ईयर 500 ये 1500 वर्ष हो गए टोटल। इसलिए मध्यकालीन आर्य भारतीय आर्य भाषाओं का सही कालक्रम क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बता दिया कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। राइट सर। तो ये था अपना 20वां प्रश्न दोस्तों। अगली क्लास में फिर से अपन बातचीत करते हैं
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके सर।